दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथ का सार है मृत्यु। अर्थात मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। चाहे जो भी इस धरती पे आया हो, राजा, रंक या फकीर, एक ना एक दिन उसका जाना तय है। किंतु साधारणतः लोग चले जाते हैं जिनके पीछे मातम मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपने जाने के साथ अपनी मौत का सवाल छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल उठते हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में। शास्त्री जी के मृत्यु हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी ये सवाल हमारे बीच कायम है कि आखिर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। क्या ये कोई हत्या थी? क्या कोई सोची समझी साजिश थी, या यूं ही अचानक से प्राकृतिक तौर पर हुआ? तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज कहानी देश के दूसरे प्रधानमंत्री और यूं भी कहा जा सकता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की रहस्य की कहानी। आज कहानी ताशकंद फाइल की। आज कहानी के उस दिन क्या हुआ था शास्त्री जी के साथ, जो गए थे ताशकंद समझौते के लिए, लेकिन वापस वो नहीं, उनका पार्थिव शरीर आता है। आज इस रहस्य की कहानी। नेहरू जी के निधन के बाद शास्त्री जी को भारत की बागडोर संभालने को मिलती है, अर्थात शास्त्री जी बनते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। लेकिन ये कोई फूल भरा सेज नहीं था, बल्कि ये कांटों भरा ताज था, क्योंकि जिस दौर में शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने वो भारत के सबसे कठिनतम दौर का वक्त था। वो दौर था जिस वक्त भारत चीन से युद्ध में परास्त होकर के अपने जख्मों पर मरहम लगा ही रहा था कि इसी वक्त का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान भारत से युद्ध का ऐलान करता है और ये युद्ध शुरू होता है 65 में। पूरी दुनिया भर को ये लग रहा कि भारत अब कमजोर हो चुका है, भारत अब टूट चुका है, ये चीन से परास्त हो चुका है, अब ये पाकिस्तान को हरा पाए इस हाल में, इस कागार में भारत अभी नहीं है। और ये बात पाकिस्तान को भी लग रहा था, लेकिन पूरी दुनिया का ये सोचना उनका एक बहुत बड़ा भूल था, खासकर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के 65 वाले युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे पास थे शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब भारतीय सेना आगे बढ़ी तो पाकिस्तानी सेनाओं पर वो काफी भारी पड़ गए। पाकिस्तानी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। यहां भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची। पाकिस्तान अब भयभीत होने लगा था। उससे समझ में आ चुका था कि उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। शास्त्री जी का कद भले ही छोटा रहा, किंतु उनके कार्य बहुत बड़े बड़े रहे हैं। शास्त्री जी अपने एक भाषण में कहते हैं, तलवार के नोक पर या फिर
आयटन बम के डर से कोई भी अगर हमारे देश को दबाना चाहे या झुकाना चाहे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हथियार का जवाब हमें भी हथियार से देना आता है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये ताशकंद समझौता हुआ क्यों? हमारी सेना तो जीतते जा रही थी और यही जीत ताशकंद समझौता का कारण बनी। आयूब खान डर चुका था क्योंकि भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी और दूसरा, भारतीय सेनाओं के पास भी गोला बारूद अब ज्यादा दिन का नहीं बचा था। तो ऐसी स्थिति में समझौता कर लेने में ही दोनों देशों के लिए भलाई थी और इस पर शास्त्री जी राजी भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम समझौता करेंगे। लेकिन शास्त्री जी को और पूरे भारत को यह नहीं पता था कि यह समझौता शास्त्री जी की मौत का कारण बनने जा रही है। सुलह कराने के लिए दोनों देशों को रूस ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में बुलाया। रूसी प्रधानमंत्री एलेक्सी इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री का इंतजार करते हैं, अर्थात प्रमुख का इंतजार करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, तो दूसरी तरफ हमारे भारत से भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों पहुंच जाते हैं ताशकंद। उसी बीच में जब ये मीटिंग प्रारंभ होता है, दोनों देशों का काफी तहे दिल से रसिया के द्वारा स्वागत किया जाता है। मीटिंग शुरू हो चुका था। इसी बीच में इस मीटिंग के दौरान ही पाकिस्तान कश्मीर का बात उठा देता है। इस पर शास्त्री जी नाराज हो जाते हैं और इस बात को खारिज कर देते हैं, ये बोल करके कि आज इस वक्त इस मीटिंग में कश्मीर की बात नहीं होनी चाहिए। 10 जनवरी 1966 दोनों देश राजीनामा पर दस्तखत कर देते हैं और यह समझौता पूर्ण होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, किंतु ना जाने कैसे एकाएक रात को 1:30 बजे यह खबर आता है कि शास्त्री जी अब नहीं रहे। ऐसा बताया जाता है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी, दिल का दौरा पड़ने के कारण। लेकिन यहां पर केवल लेकिन नहीं, किंतु परंतु ऐसे कई सारे शब्द जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे बात हैं जिन्हें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि उनकी मृत्यु किसी दिल के दौरे की वजह से नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत दिए गए अंजाम की वजह से है। वैसे तो दोनों देशों के बीच में समझौते को लेकर के शास्त्री जी पर दबाव बहुत था और ये भी कह सकते हैं कि भारत में इस समझौते को लेकर के कई लोग नाखुश थे। कुलदीप नैयर अपने किताब में लिखते हैं, जो कि उस वक्त के सूचना मंत्री हुआ करते थे, अपने किताब बियॉन्ड दी लाइन में लिखते हैं कि समझौते के बाद शास्त्री जी बेचैन दिख रहे थे, अपने ही कमरे में टहल रहे थे। फिर अपने ही घर वालों से बात की, घर वाले भी उनके इस फैसले से दुखी थे। लेकिन क्या इस फैसले से नाखुश होने की वजह से शास्त्री जी का हत्या हो जाए? ये तो संभव नहीं लगता। और केवल शास्त्री जी नहीं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री। सवाल कहीं है लेकिन जवाब नहीं है। जो मौजूदा जानकारी है उसके अनुसार 11 जनवरी सुबह सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी सतारो नाम के एक अधिकारी को हिरासत में लेती है, क्योंकि केजीबी को शक था कि सतारो ने ही शास्त्री जी को जहर दिया है खाने में मिला करके।
शास्त्री जी का पार्थिव शरीर जब भारत लाया गया तो वो शरीर नीला पड़ चुका था, और ये स्वाभाविक सी बात है कि दिल के दौरे की वजह से शरीर नीला नहीं पड़ सकता। पूरे शरीर में कई जगहों पर कटे फटे के निशान थे। शास्त्री जी का शरीर फूल चुका था, और ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के तो नहीं दिखते हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये कि शास्त्री जी का प्रॉपर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। दो रिपोर्ट है शास्त्री जी के मृत्यु को लेकर के, एक रसिया के केजीबी के और एक भारत, और उन दोनों में उनके मृत्यु के कारण अलग अलग लिखे हुए। सवाल यह भी खड़ा होता है, व्यक्ति एक अगर पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से होगा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, तो जवाब तो एक ही आना है। दोनों रिपोर्ट में अलग अलग जवाब क्यों? कहा जाता है कि शास्त्री जी की जो टोपी थी वो रक्त से लाल हो चुकी थी, जो आज भी कई सारे सवालों को खड़ा करती है। आज भी ये देश, ये मुल्क और शास्त्री जी के समस्त परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल के दौरे की वजह से हुई थी। उनके घर वालों का मानना है कि किसी ने शास्त्री जी को जहर दिया था। बाद में पता चलता है कि जिस रात शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उस रात शास्त्री जी का जो पर्सनल कुक था रामनाथ, वो मौजूद ही नहीं, बल्कि सोवियत संघ में रह रहे वहां के एम्बेसडर टी.एन. कॉल के कुक जॉन मोहम्मद ने ही शास्त्री जी का भोजन बनाया था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री कई बार इंक्वायरी की मांग कर चुकी है। जनसंघ की सरकार ये वादा की थी कि हमारी सरकार आने के बाद शास्त्री जी के मृत्यु पर इंक्वायरी बैठेगी, एक कमेटी निर्धारित की जाएगी, और 1977 में इंक्वायरी के लिए राजनारायण कमेटी बनाई गई। लेकिन कमेटी को झटका तब लगा जब शास्त्री जी के असिस्टेंट यानी पर्सनल कुक रामनाथ और उनके डॉक्टर आर.एन. सिंह दोनों की मृत्यु अलग अलग दुर्घटना से हो गई। ये इस बात की तरफ और इशारा करती है कि कोई साजिश, कोई बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि दो लोग जिनके माध्यम से कई सारे राज खुल सकते थे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था, उन दोनों की मृत्यु तभी होती है जब इंक्वायरी कमेटी बैठती है, ना पहले ना बाद। ये और इस बात की तरफ हमें इशारा करती है कि शास्त्री जी के मृत्यु के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रही है। ये शक तो पुख्ता तब होता है जब 2009 में अनुज धर एक आरटीआई फाइल करते हैं पीएमओ के पास शास्त्री जी के मृत्यु से संबंधित जानकारी के लिए, और जवाब में मिलता है केवल एक पन्ना जिसमें लिखा हुआ था कि शास्त्री जी के मृत्यु के बारे में कुछ अधिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और जो भी है उसे जाहिर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये राष्ट्रहित के खिलाफ है। ये सब देखने सुनने के बाद ये अचंभा सा लगता है। देश के प्रधानमंत्री का मृत्यु हो जाता है, वो भी किसी दूसरे देश में एक समझौते के दौरान, और देश के पास उनके मृत्यु का एक प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मौजूद नहीं। इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उसके पहले ही जो चश्मदीद गवाह थे वो मारे जाते हैं। कई सारी किताब लिखी जाती है, कई सारे मूवी बनते हैं, वेब सीरीज बनते हैं, लेकिन आज भी आखिरकार सवाल वहीं पर अटका हुआ है, आखिरकार शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई। और इस पूरे किस्से कहानी से एक बात तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जरूर से उनके मृत्यु के पीछे कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र साजिश कार्य कर रही थी, और इसी कारण से इनके राज को दफन कर दिया गया है, और कोई भी आज तक इस राज से पर्दा उठाने का एक ईमानदार चेष्टा भी नहीं किया है।